देखिए ये एक पास पेपर क्वेश्चन है और सबसे पहले हम अपनी वही स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे हमें कितनी स्टोरेजेस चाहिए, कितनी मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन है, और फिर हम उसके बाद कोई टेस्ट डेटा यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जब भी इनपुट हुआ करेगी उस टेस्ट वैल्यू की बेस के ऊपर कौन सी स्टोरेज अपडेट होगी, कौन सी अपडेट नहीं होगी, राइट। यही डिसीजन मेकिंग होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगा और आप खुद ही से स्टोरेज सोचिएगा कितनी स्टोरेजेस इस्तेमाल हो रही हैं और आगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कंट्री हैज़ फोर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क ऑपरेटर्स, ईच मोबाइल फ़ोन नंबर हैज़ 8 डिजिट्स। तो हर मोबाइल फ़ोन नंबर 8 डिजिट्स का है। द फर्स्ट 3 डिजिट्स आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑपरेटर। अच्छा, अगर नंबर 444 से शुरू हो रहा है, वैसे तो नंबर 8 डिजिट्स लॉन्ग है, पर अगर 444 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है वो ये योडाफोन का नंबर है। अगर 555 से शुरू हो रहा है तो N2 नेटवर्क, अगर 666 से नंबर शुरू हो रहा है तो कोफ़ी मोबाइल, और अगर 777 से शुरू हो रहा है तो सैत्सुमा मोबाइल। अच्छा देखिए, आगे हमें उसने कहा है राइट एन एल्गोरिदम यूजिंग सूडो कोड ऑफ फ्लो चार्ट विच रीड्स 50,000 8 डिजिट मोबाइल फ़ोन कॉल्स। अच्छा, रीड्स का मतलब बेसिकली यही है कि इनपुट, ओके, ये याद रखिएगा, एक ही मतलब है कि हमने इसमें इनपुट करवानी है 50,000 8 डिजिट फ़ोन कॉल्स, बट बेसिकली हमने फ़ोन नंबर इनपुट करना है और हमने मेड ड्यूरिंग द डे एंड आउटपुट द नंबर ऑफ कॉल्स मेड ऑन ईच ऑफ द 4 नेटवर्क्स। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 50,000 कॉल्स दिन में आती हैं और हमने ये बताना है कि कौन कौन से नेटवर्क पे कितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं। योडाफोन की कितनी कॉल्स हुई हैं हमने काउंट करनी है, N2 नेटवर्क की कितनी, कोफ़ी मोबाइल की कितनी, सैत्सुमा मोबाइल की कितनी। इमीडिएटली हम सोच सकते हैं कि काउंटर्स लगेंगे। योडाफोन की भी हमें नंबर ऑफ़ कॉल्स जो है वो स्टोर करनी पड़ेंगी, N2 के लिए भी कितनी कॉल्स आई थी वो स्टोर करनी पड़ेगी, कोफ़ी मोबाइल के लिए कितनी कॉल्स आई थी वो स्टोर करनी पड़ेगी, और सैत्सुमा मोबाइल के लिए कितनी कॉल्स आएंगी वो स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। तो कितनी मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, हमें कितनी स्टोरेजेस चाहिए। मैं पॉज करता हूँ, आप सोच लीजिए। तो देखिए, ये वो 5 स्टोरेजेस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा, राइट। जब भी फ़ोन कॉल आएगी तो नंबर इनपुट होता है, राइट। तो 50,000 इनपुट्स थी, तो उसके लिए हमने जो स्टोरेज बनाई है उसका नाम क्या रखा है, नंबर। और सिचुएशन के हिसाब से मैंने मीनिंगफुल नाम स्टोर किए हैं। देखिए, योडाफोन नेटवर्क की जो हमने तो काउंट करना है ना कि कितनी कॉल्स आई थी, तो फिर हमने क्या किया है, मैंने एक स्टोरेज बनाई है जो सी योडा, मतलब काउंटर योडा। इसी तरह N2 नेटवर्क की जितनी कॉल्स आएंगी, C N2 नेटवर्क, काउंटर N2 नेटवर्क, सी कॉफ़ी, काउंटर कॉफ़ी, सी सैत्सुमा, काउंटर सैत्सुमा। तो बेसिकली मुझे 4 मुख्तलिफ काउंटर्स चाहिए, ऐसे ही है ना। जब भी कॉल आएगी तो डिपेंडिंग ऑन के कौन सी कॉल आई है तो मैं इनमें से कोई एक स्टोरेज को अपडेट किया करूँगा। एक कॉल किसी एक नेटवर्क को बिलोंग कर सकती है, ऐसे ही है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक कॉल आई है 4441258, ऐसे ही है ना, 8 डिजिट लॉन्ग कॉल आई है। तो पहले 3 नंबर से हमें क्या पता चलता है कि ये योडाफोन की कॉल है, 444 से स्टार्ट हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, अगर योडाफोन में इनिशियल वैल्यू 0 है तो अब उसको क्या कर देना होगा, +1 कर देना होगा, क्योंकि योडाफोन की कॉल आई है। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये वो पहली टेस्ट वैल्यू थी जो हमने लगाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई और टेस्ट वैल्यू सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा नंबर जो इनपुट हुआ था वो कुछ इस तरह का था, 666152201, राइट। तो ये नंबर, ये कॉल किसकी है, ये तो कोफ़ी मोबाइल की कॉल है, राइट, जो भी नंबर 666 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कौन से वाला स्टोरेज को अपडेट होना है, सी कॉफ़ी, राइट, काउंटर के लिए जो हमने काउंटर कॉफ़ी बनाया हुआ है। तो अगर इसमें शुरू में वैल्यू 0 पड़ी थी तो अब इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेट्स से हमें जो तीसरी कॉल आई है वो इस नंबर से आई है, हमारी तीसरी टेस्ट डेटा वैल्यू है। इसकी बेस पे कौन सी स्टोरेज अपडेट होगी, लेट्स से सैत्सुमा मोबाइल होगी।
तो ये अगर यहाँ पे पहले 0 था तो अब एक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ऐसे ही है ना। लेट्स से हमें अगली कॉल जो है वो 66651 से आती है, तो अब की बार कौन सी स्टोरेज अपडेट होगी, ये कॉफ़ी मोबाइल की कॉल है राइट। तो सी कॉफ़ी अपडेट हो जाएगी, इसमें पहले 1 पड़ा हुआ है तो अब इधर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि जब भी कॉल आती है तो जो करंट वैल्यू पड़ी होती है हमारे पास, लेट्स से कॉफ़ी मोबाइल में 2 पड़ा हुआ है, एक और कॉल कॉफ़ी मोबाइल की आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो जाएगा राइट। और ये काउंटर की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अब हम कोड लिख सकते हैं राइट। हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ये है कि हमें पता होना चाहिए स्टोरेजेस कौन सी हैं और ये स्टोरेजेस में डेटा अपडेट कैसे हो रहा है। बेसिकली ये तो काउंटर वाला बिहेवियर है, जब भी कोई कॉल आएगी +1 हो जाएगा, जब भी कोई कॉल आएगी +1 हो जाएगा। तो इसका कोड लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्लास में भी ये ट्री बनाना एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली जब भी कोई नंबर इनपुट होगा, जब भी कोई कॉल आएगी, तो हम इन चारों में से कोई एक काउंटर चलेगा, या काउंटर योडा वाला चलेगा, या नेटवर्क C2 नेटवर्क वाला काउंटर चलेगा, या सी कॉफ़ी वाला चलेगा, या सी सत्सुमा। तो इनमें से कोई एक काउंटर चलेगा राइट। जब एक कॉल आया करेगी चारों में से कोई एक काउंटर चल जाया करेगा। बेसिकली हमारे पास ये 4 ब्रांचेस हैं, इनमें से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट हुआ करेगी, ऐसे ही है ना। और आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि पहली ब्रांच हमेशा इफ़ कीवर्ड से शुरू होती है, आखिरी ब्रांच किससे होती है, एल से होती है, और मिडिल ब्रांचेस जो होती हैं वो किससे होती हैं, एलसिफ से शुरू होती हैं, ऐसे ही है ना। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए असल बात क्या है, असल बात ये कि आप कंडीशन सोचना चाह रहे हैं, और ये शायद इधर थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जो नंबर इनपुट हो रहा है वो कितने डिजिट्स का है, नंबर तो 8 डिजिट्स का है राइट। जैसे 6665121 है, बल्कि मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो नंबर तो ऐसा है, तो आप इसमें से पहले 3 डिजिट्स कैसे उठाएंगे राइट। बिकॉज आपने तो 666 को स्टडी करना है, उसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि ये कॉल जो थी ये तो कॉफ़ी मोबाइल की कॉल थी राइट। अगर 444 होगा तो आप डिसाइड करेंगे कि ये योडाफोन की कॉल थी राइट। तो आपने जो सिलेक्शन करनी है वो तो इन 3 डिजिट्स की बेस पे करनी है, जबकि नंबर तो पूरा 8 डिजिट्स लॉन्ग होगा। इस तरह का कोई नंबर आया होगा 4440187 राइट, कुछ इस तरह का नंबर होगा। तो इसमें से पहले 3 डिजिट्स कैसे पिक करेंगे। तो इसका आसान तरीका क्या है, देखिए अगर योडाफोन की कॉल आएगी वो तो 444 से स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास एक रेंज तो है ना, जो नंबर इससे स्टार्ट हो रहा है और इधर से ले के फाइनल वैल्यू क्या होगी योडाफोन की, ये होगी राइट। इसी तरह कॉफ़ी मोबाइल की फ़ाइनल और इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर राइट, और किधर तक जा रहा है, ये वो फाइनल वैल्यू है जो हो सकती है राइट। ये तो आपके पास एक रेंज आ रही है। तो आप बेसिकली ये रेंज चेक करेंगे कि इस रेंज के अंदर अगर नंबर में पड़ी हुई वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर है तो फिर ये योडा मोबाइल की कॉल है, योडा फ़ोन की। और अगर इस रेंज के अंदर जो नंबर इनपुट हुआ है उसकी वैल्यू इस रेंज में है तो फिर कॉफ़ी मोबाइल की है। तो चले मैं जल्दी से इस ट्री को अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सिलेक्शन ट्री बन गया और मैंने इसमें कंडीशंस अपडेट कर दी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली ब्रांच इफ़ से शुरू होती है, अगली ब्रांच जो मिडिल ब्रांचेस हैं सारी जितनी भी हों, 2 हो 3 हो 4 हो, वो एल्सिफ से स्टार्ट होती है, और आखिरी ब्रांच हमेशा एल्स की होती है। और एल्स वाली में कंडीशन नहीं होती है, हमेशा कभी भी आखिरी ब्रांच के अंदर कंडीशन नहीं होती है। इन चारों में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट होनी है। तो इस ट्री के अंदर अगर आप ये इसको अगर गौर से देखें तो CPU सबसे पहले आके ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या नंबर में पड़ी हुई वैल्यू इससे बड़ी है एंड एट द सेम टाइम इस वैल्यू से इस वैल्यू के बराबर है या छोटी है। इधर भी हम यही चेक करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी बड़ी नहीं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 444 5 zeros and at the same time number is less than equal to 444 with 5 nines राइट। तो इस तरह हमने अपनी कंडीशन लिखी है। इसी तरह हमने
C2 नेटवर्क के लिए भी कंडीशन लिखी है, राइट। और इसी तरह हमने सी कॉफ़ी के लिए भी, काउंटर कॉफ़ी के लिए भी कंडीशन लिखी है, राइट। अगर कॉफ़ी नेटवर्क, कॉफ़ी मोबाइल की कॉल आ रही है तो याद रखिए CPU सबसे पहले ये ब्रांच चेक करेगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होती है तो फिर CPU जाके ये वाली ब्रांच को चेक करेगा, राइट। तो अगर ये वाली भी फेल हो जाती है, ये वाली भी सिलेक्ट नहीं होती है, तो फिर CPU इस ब्रांच को जाके चेक करेगा। और अगर ये वाली भी फेल हो जाती है, मतलब पहले वाली तीनों फेल हो चुकी हुई हैं, तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि चारों में से एक सिलेक्ट होनी थी। अगर शुरू वाली तीनों सिलेक्ट हो गई हैं तो CPU के पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो आखिरी वाली ब्रांच पे जब हम पहुंचेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि पहली तीन रिजेक्ट हो चुकी हुई हैं, एक तो सिलेक्ट होनी है। तो इसका मतलब है ये आखिरी ब्रांच को तो चेक करने की भी ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पीछे से चलते 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 अगर आखिरी ब्रांच में पहुँच गए तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाली सारी कंडीशंस फेल हो चुकी हैं, तो इसलिए आखिरी ब्रांच तो एग्जीक्यूट होनी है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाते। अच्छा, अब अगर CPU आता है और सबसे पहले ये वाली ब्रांच चेक करता है, तो यही ब्रांच अगर सिलेक्ट हो जाती है, अगर कॉल जो थी वो योडाफोन से आई थी, तो CPU फिर बाकी की ब्रांचेस को आगे चेक नहीं करता है, क्योंकि एक ही ब्रांच सिलेक्ट होनी होती है, वो पहले ही सिलेक्ट हो गई है, तो फिर CPU बाकी की तीन ब्रांचेस को बिल्कुल चेक नहीं करता है। अगर पहली ब्रांच फेल हो जाए, दूसरी सिलेक्ट हो जाए कि कॉल जो थी वो N2 नेटवर्क की आई थी, तो फिर CPU इस ब्रांच को सिलेक्ट करता है, इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता है और बाकी की ब्रांचेस छोड़ देता है, राइट। अगर पहली ब्रांच सिलेक्ट हुई थी तो CPU ने ये वाला काउंटर अपडेट किया था। अगर पहली सिलेक्ट नहीं हुई तो CPU ने ये वाली चेक की, अगर ये सिलेक्ट हो गई है तो ये वाला काउंटर अपडेट कर देगा और बाकी ब्रांचेस चेक नहीं करेगा। पर अगर ये भी सिलेक्ट नहीं हुई है तो CPU ये कंडीशन चेक करेगा। इस कंडीशन की बेस पे अगर ये वाली ब्रांच सिलेक्ट हो गई है तो CPU इस काउंटर को अपडेट कर देगा और ये आखिरी ब्रांच की तरफ नहीं जाएगा, राइट। ये ब्रांच सेलेक्ट होगी तो आखिरी पे नहीं जाएगा, तो चारों में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट होनी पड़ती है। ओके, अब इसको हम कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। अच्छा चले, अब हम मैंने एक साथ ही सारा कोड लिख दिया। आई होप हमारी इतनी प्रैक्टिस हो की हुई है अभी तक पिछले एग्जाम्पल्स देखते हुए कि हमें समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया। ये सारी डिक्लेरेशन है, राइट। हमें 5 स्टोरेजेस चाहिए थी, और याद रखिए डिक्लेरेशन लाजमी नहीं है कि हमें करनी हो। अगर क्वेश्चन में ख़ास तौर पे डिमांड की गई है, अगर लिखा गया कि आप डिक्लेयर करें, तो फिर हम डिक्लेरेशंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं एक बात ये बता दूं कि हमने ये अज्यूम किया है कि जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो वैलिड होगी। वैलिड का मतलब ये है या वो इस रेंज में होगी, या इसमें होगी, या इसमें होगी, या इसमें होगी। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा नहीं है कहीं पे कि पहले मेक श्योर आप वैलिडेशन चेक करें, यू नीड टू डू वैलिडेशन चेक। ऐसा कुछ उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, यूज़र जब भी नंबर इनपुट करेगा वो वैलिड होगा। और इस केस में वैलिड का क्या मतलब है कि वो या वोडाफोन की कॉल होगी, या N2 की होगी, या कॉफ़ी की होगी, या सत्सुमा मोबाइल की होगी। इस रेंज से बाहर, इन रेंजेस से बाहर कोई वैल्यू इनपुट नहीं होगी, वैलिड वैल्यू इनपुट होगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने अपनी डेक्लेरेशंस कर दी हैं। अब डेक्लेरेशंस करने के बाद हमने क्या किया है, जो भी हमारे काउंटर्स थे उनकी इनिशियल वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए। काउंटर और टोटल को तो हमेशा इनिशियली ज़ीरो ही करना चाहिए, ओके। क्योंकि इनके अंदर काउंटिंग होनी है। जब कॉल्स आएंगी तो फिर 0 से 1 हो जाएगी। अगर योडाफोन की कॉल आई है, एक और कॉल आई है, तो योडाफोन 0 से 2 हो जाएगी। अगर सत्सुमा मोबाइल की कॉल आई है तो सत्सुमा मोबाइल की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, राइट। ये सारे काउंटर्स जो हैं ये तब चलेंगे जब इनकी कॉल्स आएगी, ओके। तो अब देखिए ट्री के हिसाब से मैंने सबसे पहले तो मैंने ये लूप लगाई है जो कि 50,000 टाइम्स रन करेगी, और मैंने नंबर इनपुट करवाया है। जब भी नंबर इनपुट होगा तो फिर हमारा कोड ये चेक करेगा इस नंबर की बेस पे इनमें से कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी, राइट। वो ट्री हमने बनाया था ना, ट्री से ही हमने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आप इस ट्री को गौर से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने ये वाली कंडीशन लिखी हुई है और इस कंडीशन के साथ ये काउंटर है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, राइट। ऐसे ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये पहली ब्रांच चेक होगी। अगर पहली ब्रांच ट्रू हो गई, इफ़ दिस इज़ सिलेक्टेड, तो फिर ये काउंटर एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये जो दी हुई है, राइट, कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 555,
0 and at the same time number is less than equal to, I shouldn't say greater than, this is greater than equal to, right? And at the same time number is less than equal to 555999999। अच्छा, मैंने ना ये वाली वैल्यू इस तरह लिखी है, आप ये वाला ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्रेफरेबली आपको यही करना चाहिए, ठीक है? पर अगर आप ये भी करेंगे तो ठीक है, और ये वाला भी करेंगे तो ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ये लेस देन इक्वल टू होता है, ये ऑलमोस्ट एल है जो कि हमने टेढ़ा करके लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू। तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं कि नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 555 विथ सो मैनी नाइन्स, राइट? तो एनीवेज, तो ये मैंने अपनी वो पूरी ब्रांचेस बना दी हैं चारों की चारों। तो ये लूप 50,000 टाइम्स रन करेगी। हर दफ़ा जब वैल्यू इनपुट होगी, हर दफ़ा जब नंबर इनपुट होगा, तो इनमें से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट हुआ करेगी और उस ब्रांच का काउंटर अपडेट हो जाया करेगा, राइट? और जब ये लूप 50,000 टाइम्स चलने के बाद बंद हो जाएगी, तो उस वक्त हमारे जो काउंटर्स के अंदर जो स्टोरेजेस हमने बनाई थी, सी योडा, सी N2 नेटवर्क, सी कॉफ़ी, सी सत्सुमा, हम फिर उनकी वैल्यूज़ आउटपुट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने चूँकि ये बहुत लंबी स्टेटमेंट बननी थी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। एक आउटपुट स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने योडाफोन कॉल्स की आउटपुट करवाई है, N2 नेटवर्क की कितनी कॉल्स आई थी, कॉफ़ी मोबाइल की कितनी आई थी, और सी सत्सुमा की कितनी आई थी। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर तो इधर से स्टार्ट हो रहा था, 8 डिजिट्स लॉन्ग था, तो फिर हमने इसकी रेंज अज्यूम की। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये हो सकती थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, 99999, राइट? सो ये एक की कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।